जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में जो हम लोग टीचिंग में एक लेक्चर हमने देखा था। और इसमें जो है कि टीचिंग जो प्लानिंग है, एक तरीके से जो रणनीतियाँ है, स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में मैंने लास्ट ला के जो है कि आपको 6 ES तक जो है कि मैंने ला के आपको छोड़ा था। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट लेक्चर आपको मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखा जाएगा, जिसमें हम सामान्य तौर पे S अलग से है। इसमें हमने जो है कि 6E देखा था। उसमें आपका जो है कि एंगेज करना, है ना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना, इवेलुएट करना और एक्सटेंड करना, और लास्ट जो है कि आपका स्टैंडर्ड S जो है कि बात की गई थी, यानी कि 6ES इसकी बात की गई थी। ये प्रॉपर जो है किसका पार्ट है? टीचिंग स्ट्रेटजी की पार्ट है। ये एक्चुअली चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को अरेंज की जाती है। अब इसको हम एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों में किसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले संलग्न की बात करते हैं, जिसमें जो है कि एंगेज करने की बात आई, एंगेजमेंट की बात आती है कि बच्चा कितना क्लास में एंगेज हो पाता है। टीचर देखो, टीचर की एक अच्छी क्वालिटी ये भी होती है, अच्छी क्वालिटी ये भी होती है कि वो टीचर कितना बेहतरीन स्ट्रेटजी इस पॉइंट पे बनाया है कि हम तीनों लेवल के बच्चों को अपने क्लास में एंगेज कर पाएंगे। मतलब तीनों क्लास के बच्चे, मतलब क्या? तीनों क्लास के बच्चे मतलब एक जो है कि सामान्य तौर पे जो माना जाता है कि एक कम बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, जो एक तो ये होते हैं, एक सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं, यानी सामान्य IQ के बच्चे होते हैं। तीसरा आपका कुशाग्र बुद्धि का बच्चा होता है, जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी होती है, IQ बहुत अच्छा होता है। तो उन सारे बच्चों को हम किस तरीके से क्लास में एंगेज कर पाएंगे, इस स्ट्रेटजी पे जब काम करते हैं तो ये आता है पहला आपका एंगेज करना, यानी कि संलग्न करना, सारे बच्चों को क्या करना? क्लास से जोड़ना। अब क्लास से सारे लोग कैसे जुड़ेंगे कि सबके लिए कुछ ना कुछ हो। जो मंद बुद्धि है, जो थोड़ा कम समझदार है बच्चा, उसके लिए भी चीज़ों क्लास में हो, उसे भी चीज़ें समझ में आए, उसे भी लगे कि नहीं हाँ ये हमारा क्लास है, ये टीचर हमारे लिए पढ़ा रहा है, हमें भी समझ में आ रहा है। जो सामान्य बुद्धि का बच्चा है उसे भी चीज़ें समझ में आए, वो भी चीज़ें नॉर्मलाइज कर पाए, अपने आप को क्लास से कनेक्ट कर पाए, इसके लिए जो है कि करना। और जो कुशाग्र बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे के लिए कुशाग्र बुद्धि के बच्चे के लिए कुशाग्र बुद्धि के बच्चे के लिए देखा जाए तो कुछ क्लास में ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो अभी तक वो नहीं सुना हो या नहीं पढ़ा हो, नहीं जानता हो, या फिर कुछ उसके समक्ष ऐसे क्लास में प्रॉब्लम, समस्याएं उत्पन्न की जाए जिसको सॉल्व करने में उसे मजा आए। तो इस तरीके से तीनों लेवल के बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ जो है कि चीजें रखते हैं जिससे हम बच्चों को क्या कर पाए? एंगेज कर पाए क्लास में। ठीक है, ये चीजें जो है कि यहाँ पे एंगेजमेंट में आ जाएगी, क्योंकि अटेंशन जो है कि क्या होता है, जरूरी होता है। अगर देखिए, अगर एंगेजमेंट नहीं हुआ, कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा क्लास में तो बैठा होता है बट दिमाग उसका कहीं और होता है। क्यों? बच्चे को आप एंगेज नहीं कर पाए। अब इसमें इसके साथ साथ कुछ ऐसे टर्म्स या शब्दावली का भी उपयोग करना होता है जो जिस पे बच्चे का अटेंशन जो है कि तुरंत क्या हो जाए, ग्रैब खींचा जा सके, है ना। जैसे सामान्य तौर पे देखा जाता है कि बड़े जो क्लासेस होते हैं, मतलब जिसमें 250, 300, 400, 500 बच्चे बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए छोटा क्लास है, 3-4 बच्चों, 10 बच्चों का क्लास है, तो उनका जो है कि अटेंशन खींचना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब ज्यादा बड़े क्लास हो जाते हैं, उसमें बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो बच्चे जब ज्यादा हो जाते हैं तो अब उन पे टीचर ध्यान नहीं दे सकता। अब जैसे मान लीजिए 400-500 की क्लास है, अब पीछे जो है कि बंदा कोई पीछे रो में बैठा हुआ है, वो 300-400 बंदे के पीछे, बच्चों के पीछे जो है कि बैठा हुआ है। अब इस कंडीशन में उस बच्चे को अटेंशन कैसे आएगा? कुछ शब्द ऐसे होने चाहिए
जिस पे वो तुरंत फोकस कर जाए, पकड़ ले जाए। कुछ कहानियाँ, कुछ इवेंट्स, कुछ उदाहरण ऐसे होने चाहिए जो उसको कहीं ना कहीं उसको लाइफ में वो एक्सपीरियंस किया हो, है ना, कहीं ना कहीं वो देखा हो अपने लाइफ में। तो इस तरह से एक तरीके से चीज़ों को जो है कि क्या करते हैं, बच्चे को एंगेज करने के लिए इन चीज़ों को स्ट्रेटेजी करते हैं। इसमें सामान्य तौर पे सबसे पहले क्या किया जाता है कि कंटेंट सारे लेवल के बच्चों को होना चाहिए। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे टर्म्स को जो है कि कुछ शब्दावली को यूज कीजिए कि बच्चा स्वतः ही अटेंशन में आ जाए। तीसरा, कुछ ऐसे उदाहरण को लीजिए जो बच्चा, हर एक बच्चा जो है कि जी रखा है उस जीवन में। तो इस तरीके से कुछ युक्तियों के माध्यम से हम बच्चे को अटेंशन जो है कि लेके आते हैं अपने ऊपर क्लास में। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे उत्सुकता, अगर बच्चे में क्यूरियोसिटी आपने पैदा कर दी, उत्सुकता अगर पैदा कर दी, तो वो ऑटोमेटिक ही क्या होगा, क्लास की तरफ जो है कि अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। बच्चे की लाइफ की बात होगी, उसकी बात होगी, उसके इंटरेस्ट की बात होगी, अटेंशन में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अन्वेषण की क्षमता। अन्वेषण की क्षमता, अन्वेषण का अर्थ छात्रों द्वारा किसी विषय वस्तु की गहराई का अवलोकन करना। यह छात्रों की जागरूकता की भावना को उत्पन्न करता है। ठीक है, एबिलिटी टू एक्सप्लोर, छानबीन करना, R&D जिसे बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। इसके वजह से बच्चे को क्या किया जाता है, अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के समक्ष जो बच्चा है, जो बालक है, बालक के समक्ष जो है कि समस्या रख दी जाती है, समस्या रख दी जाती है, और उस समस्या पे कुछ हिंट दे दिया जाता है, कुछ हिंट दे दिया जाता है, आधी अधूरे चीजें बता के छोड़ दी जाती है। और उसके बाद जब आधी अधूरी चीजें जो है कि बता के छोड़ दिया जाता है ना, तो उस बच्चे के अंदर जो है कि फिर क्या आता है, वही क्यूरियोसिटी आता है, उत्सुकता आती है, और उस उत्सुकता को सेटिस्फाई करने के लिए वो तमाम तरह की युक्तियां, प्रणालियां, तमाम तरह की योजनाएं बनाएगा, तमाम तरह की जो है कि चीजें सोचेगा, और फिर उसमें छानबीन करना, गहन जो है कि संशोधन करना, गहन जो है कि अन्वेषण करना, शोध करना शुरू कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे आप सीरियल देखेंगे ना, सीरियल जो मुख्य रूप से घर की महिलाएं देखती हैं, जो होम मेकर होती हैं, है ना, वो ज्यादातर लोग देखती हैं क्या, सीरियल्स देखती हैं। तो सीरियल देखती हैं तो सीरियल का जो एंडिंग पॉइंट है ना, एंडिंग पॉइंट ऐसा लाके छोड़ा जाएगा, क्वेश्चन के साथ, प्रॉब्लम के साथ ऐसा छोड़ा जाएगा कि वो पूरा दिन, सीरियल के बाद पूरा दिन उस सीरियल के बारे में ही सोचती रहेंगी, पूरा दिन। अच्छा, पता नहीं वो सुन लिया होगा तो क्या होगा, पता नहीं पूरा सुना होगा कि नहीं सुना होगा, पता नहीं क्या होगा, वही मरा है कि कोई और मरा है, अच्छा गोली मारा है तो लगा है कि नहीं लगा है। इस तरह की तमाम सारी चीजें उनके मस्तिष्क में चलता रहेगा, उत्सुकता जो है कि बनती रहेगी, है ना। अन्वेषण, वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के उस प्रॉब्लम का उत्तर जानने की कोशिश करती रहेंगी, और इस क्यूरियोसिटी में क्या होता है, वो कल के एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाती हैं। ठीक, एक एग्जांपल ऐसे देखिए, हमारे यहाँ एक मूवी आई थी बाहुबली, बाहुबली मूवी आई थी, है ना। बाहुबली मूवी आई, फर्स्ट पार्ट आया, और फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन के साथ मूवी की एंडिंग कर दी गई। बाहुबली को किसने मारा, किस लिए, एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, समस्या आपके सामने आ गई। अब उसमें तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें पूछते थे। यह पूरे जो है कि साल का सबसे फेमस क्वेश्चन बन के रह गया था कि बाहुबली को किसने मारा, बाहुबली को किसने मारा। तो ये एक तरीके से अन्वेषण की तरफ क्या करता है, प्रेरित करता है। आप क्या करते हो, सोचने पे मजबूर होते हो, आपका दिमाग चलता है, आप शोध की तरफ, अन्वेषण की तरफ बढ़ते हो। तो इसी तरीके से क्या होना चाहिए कि जो टीचर है, टीचर को हमेशा बच्चे के सामने एक समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए, उस समस्या में कुछ हिंट दे दीजिए ताकि उसके सहारे उन समस्या का समाधान कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए, और उसके बाद वहां से उसके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाएगी, मोटिवेशन आ जाएगा, फिर वो जो है कि अन्वेषण की तरफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। एक चीज ये हो गई, ये स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। समझना, अंडरस्टैंडिंग से मतलब है, ठीक है,
इसके अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि छात्रों में उक्त विषय के बारे में कितनी अधिक जानकारी प्राप्त की है, कितनी जानकारी प्राप्त की है, मतलब कि क्वेश्चन वगैरह कर किया जाता है, या उस पे जो है कि बच्चों से ही पूछ लिया जाता है, या दो बच्चों को खड़ा करा दिए, वही आपस में क्या कर रहे हैं, उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। ये सारी चीज़ें विषय वस्तु की जानकारी ली जाती है। इस प्रक्रिया में किसी विषय वस्तु की तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक आयामों की छात्रों में से जानकारी ली जाती है, जानकारी लेने की बात आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब एक्सटेंड करना, नॉलेज को क्या करना, बढ़ाना। जैसे आप स्ट्रेटजी बनाते हो, प्लानिंग करते हो ना, लेसन प्लानिंग, तो लेसन प्लानिंग में एक आता है कि जो है कि उसमें लेसन प्लान में विकासात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न क्या होता है, आता है ना विकासात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न आता है। और विकासात्मक प्रश्न क्या होता है कि जो कंटेंट है, जो टॉपिक है क्लास का, उस टॉपिक से रिलेटेड, देखिए टॉपिक से रिलेटेड, डायरेक्ट रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछा जाता है, उस टॉपिक से दूर थोड़ा सा, दूर दूर थोड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे बच्चा जो है कि उस टॉपिक की तरफ स्वतः ही क्या हो सके, विकसित, मतलब कि जा सके, उस टॉपिक की तरफ खुद ही अन्वेषण करते हुए जा सके। ये चीज़ें जो है कि बातें की जाती हैं, इसी को कहा जाता है एक्सटेंसिव, है ना, विकासात्मक जो है कि प्रवृत्ति उसमें होनी चाहिए। ज्ञान के अनुप्रयोग का अर्थ विस्तृत उपयोग, उपयोग, अनुप्रयोग का अर्थ अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना होता है। इसके अंतर्गत प्राप्त की गई जानकारी को वास्तविक जानकारी में अनुप्रयोग करना होता है, अर्थात छात्र अपने ज्ञान के तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं अन्य विधियों पे प्रयोग करता है। एक मूवी आप लोगों ने देखा होगा, 3 इडियट, 3 इडियट्स आपने देखा होगा ना, 3 इडियट्स मूवी देखा होगा। जब उसमें आमिर खान क्या होते हैं, जब जाते हैं हॉस्टल में जाते हैं तो रैगिंग चल रही होती है, रैगिंग चल रही होती है, तो पहले से बहुत सारा नॉलेज पढ़ रखे होते हैं। सारे बच्चे जो है कि नॉलेज का उपयोग नहीं करते, बट वो जो है कि क्या करते हैं, नॉलेज का उपयोग करते हैं। उनको नॉलेज बताया गया होता है कि जो मेटल होता है, जो मेटल होता है, जो धातु होती है, वो विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। इस क्रम में जब उनके जो है कि क्या कहते हैं, रूम के गेट पे जब जो है कि बाथरूम करने लगते हैं उनके सीनियर, तो उस क्रम में वो चमचे को लपेट के, वायर लगा के, और स्केल होता है लकड़ी का, उसमें बांध करके आगे कर देते हैं। और इसके वजह से जो है कि उनका पूरा एक जो है कि क्या होता है, शॉक लग जाता है। और वहाँ पे जो है कि बात की जाती है कि साला हमने जो है ना सिर्फ पढ़ा था कि मेटल जो है कि क्या होता है, अच्छा धातु का जो है कि सुचालक होता है, अच्छा जो है कि, है ना, और इन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी कि जो आपने पढ़ा उसे अपने आसपास देखा, खोजा, उसे अप्लाई में लाया। बहुत सारे आप एजुकेशन बेस्ड मूवियां हैं, उसमें आपको यही चीजें दिखाई जाती है कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, उस पढ़े हुई चीजों को अपने आसपास देखिए। वो ज्यादा क्या होती, ज्यादा व्यवहारिक होती हैं, और साथ ही साथ उसके अनुसार जो भी चीजें अब आप पढ़ते हैं, जो भी चीजें आत्मसात करते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसका इफेक्टिवनेस ज्यादा होता है। ठीक है, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ की चीजों को आसपास ढूंढिए। साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस की चीजों को आसपास ढूंढिए। सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस के टॉपिक को आसपास देखिए, ढूंढिए, उस पर बहस कीजिए, उस पर बात कीजिए, उस पर विचार कीजिए। आर्ट पढ़ रहे हैं, आसपास ढूंढिए, उस पर जो है कि विचार कीजिए। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भी जो है कि यही सेम काम आपको क्या करना है, सेम काम, एज इट इज सेम काम आपको करना है। ठीक है, ये चीजें जो है कि आती। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन में मैंने बार बार जो है कि बताया है, मूल्यांकन में मैंने आपको बार बार एक चीज बताया है कि मूल्यांकन दोनों का होता है। दोनों का होता है मतलब कि शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है और साथ साथ बालक का भी मूल्यांकन होता है, बालक का भी मूल्यांकन होता है। शिक्षक का मूल्यांकन क्या होता है कि शिक्षक ने जो कंटेंट दिया है और जिस तरीके से दिया है, जिस विधि, जिस रणनीति से दिया है,
क्या वह रणनीति, वो विधि, वो तरीका सही है या गलत है, ठीक है। और बालक का देखा जाता है कि क्या बालक सीखा है कि नहीं सीखा है, आउटपुट एक्चुअली क्या निकला है। अगर आउटपुट अच्छा नहीं निकला तो आउटपुट अच्छा नहीं निकला तो इन सारी चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा मतलब हो नहीं सकता। आज के टाइम में जो एजुकेशन है, एजुकेशन में एजुकेशन ही नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो आउटपुट बेस्ड हो गई कि आप एक्चुअली आउटपुट कितना दे पा रहे हैं। आउटपुट अगर आपका अच्छा है तो सारी चीज़ें क्या है, अच्छी हैं। मान लीजिए आपने पूरा जो है कंटेंट पढ़ा दिया, पूरी जो है कि सिलेबस कंप्लीट करा दिया, अब बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है। तो एक्चुअली जब बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है, परीक्षा में फेल हो जाता है, तो यह माना जाता है कि चूंकि वो बच्चे का फेलियर नहीं है, बच्चा तो होता ही अबोध है, उसके पास इतनी जानकारी कहाँ है, इतनी समझदारी कहाँ है कि एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। इसीलिए तो वो स्कूल गया है, इसीलिए तो उसे सीखने की जरूरत है, लेकिन फेल हो गया क्योंकि आप जैसा एक ज्ञानवान टीचर उसके पास था। इसका मतलब कि उसको सही इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया, आप उसके जो है कि इमोशन को समझ नहीं पाए, आप बच्चे से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा नहीं फेल हुआ है, आपका पूरे स्कूल का सिस्टम फेल हो गया है। ये सामान्य तौर पे आज के एजुकेशन में माना जाता है कि ये बच्चा फेल हो गया, इसका मतलब कि आपका स्कूलिंग सिस्टम फेल हो गया, ये माना जाता है। अब मूल्यांकन की बात करते हैं तो ये चीजें हो गई है ना। मूल्यांकन दोनों के लिए होता है, किसके लिए, शिक्षक के लिए भी होता है, बालक के लिए भी होता है। किस किस तरीके से होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, एक रचनात्मक मूल्यांकन, द्वितीय होता है योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पे मूल्यांकन देख नहीं रहे हैं, मूल्यांकन अलग से एक टॉपिक है, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट एक अलग से प्रॉपर टॉपिक है। तो जब इस टॉपिक को वहां पे देखा जाएगा तो वहां पे इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अभी हमें बस इतना ही, बस उसे टच करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। विस्तार, एक्सटेंशन देना, है ना, दिए गए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। इस प्रक्रम में शिक्षक छात्रों को नए नए तथ्यों से अवगत कराता है। मतलब कि जो सिलेबस है, यहां पे देखिए, एक्सटेंशन का मतलब ये हो गया कि जो टॉपिक है, किसी एक सब्जेक्ट का प्रॉपर टॉपिक है ना, उस टॉपिक को सब्जेक्ट जो सिलेबस है, सिलेबस के अन्य सब्जेक्ट जो अन्य जो है कि आपके सब्जेक्ट हैं उनसे कनेक्ट करना, कोरिलेट करना जिसे बोलते हैं, कोरिलेट करना। उसके बाद बच्चे का जो इन्वायरमेंट है, जो परिवेश है, उस परिवेश से क्या करना, कोरिलेट करना, जिससे बच्चे की जो है कि लर्निंग क्या हो सके, अच्छी हो सके। इसे ही बोलते हैं एक्सटेंशन या एक्सटेंस जो है कि विस्तार करना, ठीक है। आगे चलते हैं, मानक स्टैंडर्ड की बात की गई है। तो शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित मानदंडों को इस प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है कि शैक्षणिक क्षेत्र के प्रमुख प्राधिकरण हैं। देखिए, जैसे जैसे शैक्षणिक प्राधिकरण, सबके अपने अपने जो है शैक्षणिक प्राधिकरण है, अलग अलग बोर्ड हैं, उस बोर्ड के अलग अलग सिलेबस है और उनका अलग अलग क्या है, मानदंड है। उन मानदंडों को कितना जो है कि अचीव किया गया, कितना उस पर बच्चा जो है कि सेटिस्फाई हुआ या बच्चा क्या कहाँ तक पहुँच पाया, इन चीज़ों को चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है कि 6E+S खत्म हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। सीखना एक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि है। इसको बार बार हम आपको जो है कि क्लास में भी बताते आए हैं, साथ ही साथ मैंने आपको जो है कि जो अभ्यास प्रश्न करा रहे हैं वहां पे भी मैंने कई बार इस चीज को आपको बताया है, और क्वेश्चन इस पे कैसे आता है वो भी मैंने वहां पे दिखा रखा है, ठीक है। महान दार्शनिक अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखो, अरस्तु की एक दो बातें बहुत फेमस हैं एजुकेशन में, एक दो बातें अरस्तु की बहुत, जो एरिस्टोटल हैं उनके बहुत फेमस है। एक तो क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। अरस्तु एजुकेशन की डिफिनीशन देते हुए बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। अगर ये दोनों स्वस्थ हैं, कोई बच्चा अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है,
तो उसका सामाजिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा, वह भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होगा। ये बहुत गहरी बात बताते हैं, ठीक है। ये शिक्षा की डेफिनेशन देते हुए कहते हैं, आगे क्या कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो शिक्षा मिलेगी कहां से? समाज और संस्कृति से, परिवेश से मिलेगी, परिवेश से। अरे भाई, अगर हम बात करें स्कूल की बात करें, प्ले स्कूल की बात करें, किंडरगार्टन की बात करें, है ना, या फिर आप कॉलेज की बात करें, या फिर आप यूनिवर्सिटी की बात करें, डिग्री कॉलेज की बात करें, किसी की भी बात करें, ये इन्वायरमेंट ही तो है एक। सोशल और कल्चर की बात करें तो वो ओपन है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज की बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है, जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है बच्चों के लिए, कि बच्चे का यहाँ पे डेवलपमेंट, लर्निंग और ग्रोथ जो है कि अच्छी से हो सके, इसलिए आर्टिफिशियल तरीके से उसे क्रिएट किया जाता है। बस फर्क इतना ही होता है, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है ना। तो दोनों सोशल और कल्चरल का ही पार्ट है। शिक्षा में भी जो है कि देखिए, शिक्षा की जब एजुकेशन की बात करते हैं जब, तो एक हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का इतिहास। शिक्षा के इतिहास के जाएंगे, या फिर इतिहास में शिक्षा का इतिहास देखेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि इतिहास मतलब कि प्राचीन काल में शिक्षा कैसे होती थी, उसके बाद मध्यकाल में शिक्षा कैसे होती थी, आधुनिक काल में शिक्षा कैसे होती थी, मॉडर्न शिक्षा भारत में कब कैसे आई, उसकी प्रणाली क्या रही, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका सुधार कैसे हुआ। ये तमाम सारी बातें जो है कि हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अधिगम के सामाजिक संदर्भ। अब सामाजिक संदर्भ में देखा जाए तो कुछ इसके सामाजिक संदर्भ हैं, और कौन कौन से सामाजिक संदर्भ हैं? सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, स्व अध्ययन। देखिए, सबसे जो लेबोरियस पर्सन होता है, जो मेहनती लड़का होता है, वह स्व अध्ययन पे ज्यादा फोकस करता है। क्यों? कि स्व अध्ययन बहुत ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, चीजों को खुद से डिकोड करना पड़ता है। क्योंकि जो बुक्स होती हैं, बुक्स में कुछ चीजें लिखी होती हैं, कुछ चीजें लिखी नहीं होती हैं, कुछ चीजें बिटवीन द लाइंस होती हैं। तो उस चीज को पढ़ना, समझना, खुद से अन्य टॉपिक से रिलेट करना, यानी कि अन्य सब्जेक्ट से रिलेट करना, साथ ही साथ अपने फैमिली से रिलेट करना, अपने सोसाइटी, अपने कम्युनिटी से रिलेट करना, अपने नेशन और नेशनल इंटरेस्ट से रिलेट करना, ये एक बहुत ही एक तरीके से जो सेल्फ स्टडी है, एक तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है स्टडी का। और इसमें जो बच्चा पारंगत हो जाता है ना, उसका जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो लर्निंग है, वो एडवांस लेवल की होती है, वो अलग लेवल की होती है। वो पता चल जाता है बंदा, है ना, कि बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत जो है कि सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा किया है। आप उससे बात करके आपको पता चल जाएगा, क्लास में ऑटोमेटिक उसकी चीज़ें, उसका जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स देख के चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, पता चल जाएंगी, ठीक है। स्व अध्ययन तकनीक सीखने की प्रारंभिक तकनीकी, प्रारंभिक मतलब सबसे पुरानी तकनीक यही है। मनुष्य जब से जो है कि होश संभाला, मनुष्य जब से भी होश संभाला, ग्रुप में रहना शुरू किया, तब से चीजें वो खुद से ही तो सीखता आया। कुछ चीजों को समझ लिया, कुछ चीजों को नहीं समझा, और नहीं समझा तो उसे भगवान का रूप दे दिया, उसे एक शक्ति के रूप में देखा। कुछ चीजों को नहीं समझ पाया, बाद में उसे डिकोड किया, उस पर शोध किया। आज का टाइम क्या है? आज के टाइम ये है कि जो चीजें हमें समझ में आती है वही है, वही एग्जिस्ट करती हैं, वही सच है। जो चीजें हमें समझ में नहीं आती है वो गलत है, या वो है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज हम नहीं समझते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, ये कोई मैटर नहीं है बट हम नहीं जानते हैं उसको, या उसके बारे में हमको अल्प नॉलेज है, तो हम कह देते कि बेकार की चीजें, बकवास की चीजें, गलत चीजें। ये एक्चुअली बहाना होता है, भागना होता है ना। वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, कोई तो कोई भाई, अगर उसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में रिसर्च हो रहा है, उसके बारे में थ्योरी है, अवधारणाएं हैं, मिथ हैं, जो भी हैं, वो एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो है ना। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो नहीं होता। ये चीजें जो है कि देखने को मिलती है, ठीक है। सामाजिक संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, ठीक है। कोई भी बालक दो ही परिस्थितियों में पढ़ता है। देखिए, पढ़ने का ना, किसी भी बालक के पढ़ने का सिर्फ दो ही जो है कि तरीका है।
या तो वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, अंदर से क्या हो, प्रेरित हो पढ़ने के लिए, खुद से, नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे पढ़ना है, या फिर बाहर से उद्दीपन के माध्यम से, स्टिमुलस के माध्यम से उसके अंदर जो है कि मोटिवेशन लेके आया जाए। उस कंडीशन में जो है कि बच्चा पढ़ता है, दो ही स्टेशन में पढ़ता है। प्रथम, जब वो पढ़ाई के प्रति स्वयं जागरूक है ना, तथा उसके पढ़ने का उद्देश्य लक्ष्य केंद्रित हो और वो पढ़े। द्वितीय अवस्था क्या है, परिस्थिति जन्य है। परिस्थिति जन्य मतलब वही स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, उद्दीपन की बात कर रहे हैं। हम बाहर से उसे स्टोरी के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से, किसी टोंट के माध्यम से, ताने के माध्यम से हमने क्या किया, उसे प्रेरित कर दिया। प्रेरित कर दिया किसके लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, इन दो ही तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। आगे देखा जाए समूह परिचर्चा। अब समूह परिचर्चा में क्या होता है, समूह परिचर्चा में कोई सवाल होता है, कोई प्रश्न होता है, कोई टॉपिक होता है, कोई समस्या होती है। उस पे क्या होता है, बच्चों के अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं। बच्चों के बहुत सारे क्या होते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं। और उस ग्रुप्स में उस टॉपिक के ऊपर क्या होता है, डिस्कशन होता है। सबका अपना अपना रिसर्च होता है। देखो, अपना अपना रिसर्च से मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति का चीजों को देखने का अपना अलग नजरिया होता है, अपना अप्रोच होता है, और उस नजरिए से ही वो शोध या अन्वेषण करेगा, डिस्कवरी करेगा, है ना, और उसी अकॉर्डिंग वो अपना नॉलेज एक्वायर करेगा। तो अब 5 लोग हैं एक टॉपिक पे, 5 अप्रोच से नॉलेज क्या किए, एक्वायर किए। अब वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो ये एक दूसरे से शेयर करना, ये एक एक्चुअली जो है कि हम अपने शोध या एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, जिससे एक अच्छा लर्निंग का मेथड माना जाता है, अधिगम का मेथड माना जाता है। यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का औपचारिक व अनौपचारिक समूह होता है, जिसके द्वारा विभिन्न समस्याओं पे बात की जाती है। समाधान, या कोई समस्या है, कोई टॉपिक है, कोई उसके समाधान में या उस टॉपिक पे डिस्कशन में ये सारी बातें की जाती है। समाधान पर परिचर्चा, नवीन विचारों का सृजन, ज्ञान का क्षेत्र इत्यादि संदर्भ में एक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी चीजें मैंने प्रॉपर जो है कि एक्सप्लेन। अब देखिए, ये एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं सी टेट के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं, सी टेट के लिए। सी टेट के लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। यही चीजें आप नेट जेआरएफ में जाएंगे ना, यही चीजें थोड़ी ब्रॉड में हो जाएंगी। अब जैसे समूह परिचर्चा पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ ले जाएंगे, विधियां जो है टीचिंग की उसको डिटेल में पढ़ ले जाएंगे, जो स्ट्रेटजी उसको डिटेल में पढ़ ले जाएंगे। बस यही फर्क होता है। बाकी कंटेंट टॉपिक लगभग यही। बहुत जल्द जो है कि नेट जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर के लिए भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, बट अभी इसको देखा जाए, है ना, उधर नहीं जाते। एक से एक अधिगम यानी 1 to 1। देखिए, अब 1 to 1 में क्या होता है, 1 to 1 में ट्यूशन होता है। एक तो ट्यूशन की बात करते हैं, है ना, और दूसरी चीज होती है कोचिंग, किसी एक स्पेशल स्किल के लिए कोचिंग देना, है ना। डांस के लिए हो सकता है, गिटार के लिए हो सकता है, क्रिकेट के लिए हो सकता है, फुटबॉल के लिए हो सकता है ना। टीचिंग में भी होता है, जैसे ट्यूशन बोलते हैं। बच्चा इस सब्जेक्ट में, बहुत सारे बच्चे होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट। देखिए, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट में अच्छा, मैथ में अच्छा है, अच्छा मैथ का ट्यूशन लगवा दो एक। बहुत सारे बच्चे होते हैं सब सब्जेक्ट में ठीक होंगे, इंग्लिश में थोड़ा वीक होंगे, अच्छा इंग्लिश का जो है क्या करो, ट्यूशन लगवा दो। साथ साथ टीचर और भी सब्जेक्ट को थोड़ा देख लेगा। तो इसमें इंडिविजुअल 1 to 1 कंटेंट। अब बहुत बार बच्चे को क्या लगता है ना कि चीज़ें समझ में तो आ जाती हैं, फिर उसे याद नहीं रहती, फिर भूल जाता है, फिर उसे चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं। तो वो भी कभी कभी ये सोचता है कि अगर कोई ऐसा टीचर होता, बैठ के इसे एक बार मुझे समझा देता, मुझे समझ में आ जाता और याद रह जाता। या मान लीजिए कोई बच्चा जो है कि पढ़ के आया, वो समझ में नहीं आया, फिर घर अपने किसी पेरेंट्स, भाई बहन किसी से पूछा, उन्होंने अकेले में समझा दिया, उसे समझ में आ गया, तो उसे डिफरेंस समझ में आ जाता है कि भाई 1 to 1 में ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग है, ग्रुप में एक टीचर पढ़ा रहा है उसका थोड़ा कम इफेक्टिव होगा। ये चीज़ें तो 1 to 1 में जो है कि एक कंपलसरी चीज़ है
1-to-1 में एक कंपलसरी चीज है कि जो भी कोच है या जो भी ट्यूटर है वो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए। प्रॉपर क्या होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए, प्रशिक्षण युक्त होना चाहिए, प्रशिक्षण उसके पास अच्छा होना चाहिए, चीजों का एक्सपीरियंस उसके पास क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, खुद वो प्रशिक्षित नहीं है, तो इस कंडीशन में ये चीज मैटर नहीं करती कि हमने किस पर्सन को हायर किया, कितना हमने पैसा खर्च। हो सकता है पैसे खर्च करने के बाद, टाइम खर्च करने के बाद, किसी अच्छे पर्सन को हायर करने के बाद वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, तो हमारा जो अधिगम है या जो भी चीजें, जो भी हम लर्न करना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, वो प्रॉपर हम अपने लक्ष्य को पूरा न कर पाए, ये एक प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो यहाँ पे 1-to-1 में जो है कि इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो दिया जाता है कि जो ट्रेनर हो, जो ट्यूटर हो, प्रॉपर वो ट्रेंड हो, वेल ट्रेंड हो और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और चीजों को समझता हो। ठीक है, इन चीजों पे जो है कि ध्यान दिया जाता है। यदि आपका प्रशिक्षक अनुशिक्षक हो, तो अनु मतलब नहीं, शिक्षक मतलब प्रॉपर शिक्षित नहीं है, तो अधिगम प्रक्रिया अधिक महंगी हो जाएगी और हो सकता है आपको विषय वस्तु को संभालने में भी क्या होगा? सक्षम ना हो पाए, यानी कि वो चीजें सिखाने में भी सक्षम ना हो पाए। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीजें अच्छे से बताई है, इसको जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अध्यापक में शैक्षणिक तकनीक की उपयोगिता। अब शैक्षणिक तकनीक की उपयोगिता के बारे में देख लेते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, टीचिंग चल रहा है, उसमें शैक्षणिक तकनीकी के बारे में देखते हैं। यह वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रयोग पर आधारित होती है। जो शैक्षणिक तकनीक होती है, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जो है कि प्रयोग पर आधारित होती है। यह शिक्षण को वैज्ञानिक, रुचिकर, वस्तुनिष्ठ, सरल, उद्देश्य परक बनाने में सहायक होती है। जो तकनीक जो है कि शिक्षण की जो तकनीकी होती है, मनोवैज्ञानिक तकनीक, ये जो है कि ये चीजें, इसका रोल होता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाने में सफल होती है ना। इसके लिए क्या होती है? जरूरी होती है। इसमें प्रभावी अधिगम के लिए विधियों एवं तकनीकियों के विकास पर बल दिया जाता है। विधि और तकनीकी, देखिए विधि, तकनीकी और रणनीति, ये चीजें थोड़ा देखो, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट इसमें थोड़ा थोड़ा क्या है? डिफरेंस है, अंतर है थोड़ा थोड़ा, है ना। उस अंतर को अब यहाँ पे आगे चल के वो 1 by 1 आएगी तो वहां पे पता चल जाएगा। यह छात्रों एवं शिक्षकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाती है एवं शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने की परिस्थितियों को व्यवस्थित व संगठित करती है। तकनीकी, ठीक, मनोवैज्ञानिक जो तकनीकी होती है। अब ये चीजें होगी। अब यहां से एक नया जो है कि टॉपिक छोटा सा स्टार्ट होता है, माइक्रो टीचिंग का, सूक्ष्म शिक्षण। अब चीजें आप पढ़िएगा, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे एक बार पढ़ ही देता हूं। शिक्षक व्यवहार में सुधार के लिए अपनाई जाने वाली प्रविधियों में से सूक्ष्म शिक्षण भी है। यह एक प्रशिक्षण प्रणाली है जिसके प्रयोग से अध्यापकों को कक्षा अध्यापन प्रक्रिया की शिक्षा देने हेतु किया जाता है। अब देखो माइक्रो टीचिंग होती क्या है, मैं आपको बता देता हूं। सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है? अच्छा, ये देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षणों को लघु क्रियाओं में बांटना ही क्या है? सूक्ष्म शिक्षण है। ठीक है, अब इसको समझते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लेंगे तो एग्जाम्पल से अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसको पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नाम से आपको पता चल जाएगा। अब जैसे आप लोग जो है ना, आप लोग एक चीज के बहुत शौकीन होते हैं। मैक्सिमम लोग जो है कि क्या होते हैं? बहुत शौकीन होते हैं सामान्य तौर पे, है ना। मूवी का बहुत सारे लोग क्या होते हैं? शौकीन होते हैं। फिल्मों के क्या होते हैं? शौकीन होते हैं। फिल्म सारे लोग देखते हैं, फिल्म सारे लोग देखते हैं। तो एक बात बताइए कि जो फिल्म जो हमें दिखती है स्क्रीन पे, क्या वो शूटिंग के टाइम भी उतनी ही इंटरेस्टिंग होती है क्या? क्या वो शूटिंग के टाइम उतनी ही इंटरेस्टिंग होती है क्या जितनी इंटरेस्टिंग मूवी होती है? जवाब है नहीं, उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। शूटिंग देखना बोरिंग होता है,
पता चला एक ही शॉट के लिए 10 बार रिपीट कर रहे हो, पता चला एक ही शॉट को शूट करने में पता चला कि 10 दिन 15 दिन महीना दिन लग जा रहा है। अब एक ही चीज देख देख के पागल हो जाओगे। लेकिन उसी चीज को जब फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया जाता है स्क्रीन पे, बड़ा मजा आता है देखने में। यह इफेक्टिवनेस, यही एक तरीके से टीचिंग है। टीचर को यानी कि शिक्षक को शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से। सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, जैसे अब मूवी की पहले बात कर लेते हैं। मूवी में क्या होता है, मूवी में बहुत सारे सीन होते हैं, और बहुत सारे सीन को अलग अलग टाइम में पता चलता है कि महीने दिन में, 6 महीने में, साल भर में, 4 साल में एक मूवी को कंप्लीट किया जाता है। उसके एक एक शॉट को बहुत बारीकी से शूट किया जाता है, और बारीकी से शूट करके हर एक जितने भी रंग हैं, है ना, जितने भी रस हैं मूवी में, 10-11 जो रस हैं, उन सबको जो है कि उनके इमोशन के साथ शूट करके एक साथ कंपाइल कर दिया जाता है और मूवी बना दिया जाता है। उस तरीके से मूवी देखने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि सारे सबको क्या किया, बहुत अच्छे से शूट करके, बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज और वेल जो है कि बेस्ट वे में शूट करके उसे कंपाइल करके बनाया गया है। तो मजा आता है उसे देखने में, इंजॉयमेंट आती है। जितने भी रस हैं सारे रस मिल जाते हैं हॉल में, सिनेमा थिएटर में, है ना। वैसे ही सेम जो है कि टीचिंग में माइक्रो टीचिंग में जितनी भी आपकी जो है कि चीजें हैं, है ना, विधियां हो गई, विधि हो गई, रणनीति हो गई, रणनीतियां हो गई, तकनीकी हो गया, ठीक है, अवधारणा हो गई, इन सब के बारे में बात किया जाता है। इसके बाद देखेंगे तो आपका जो है कि सारी विधि देखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि के बारे में बात करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी आपकी, है ना, प्रदर्शन विधि हो जाएगी, व्याख्या विधि हो जाएगी, है ना। और भी जो है कि उसके अलावा देखेंगे तो स्किल के बारे में बात करेंगे। स्किल के बारे में, तो स्किल के बारे में राइटिंग स्किल की बात हो जाएगी, राइटिंग स्किल के बारे में, राइटिंग स्किल के बारे में बात हो जाएगी। अरे यार क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, राइटिंग स्किल के बारे में बात हो जाएगी। उसके बाद जो है कि ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में बात हो जाएगी। उसके बाद स्टैंडिंग स्किल के बारे में बात हो जाएगी, है ना। और उसके बाद स्पीकिंग स्किल के बारे में बात हो जाएगी। ये जो सारी चीजें हैं, सारी चीजें, जितनी भी चीजों को मैंने आपको यहाँ पे बताया, इन सब का बेसिकली स्किल के बारे में, इन सब देखिए, ये विधियों का तो मतलब ये होता है कि एक जान ले कैसे करना है, ठीक है। ये विधियों के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा सा बस जान ले, ये कंपलसरी होता है। जबकि मेन फोकस होता है माइक्रो टीचिंग में स्किल में। किस पे फोकस होता है? स्किल पे। राइटिंग स्किल कैसी है, स्पीकिंग स्किल कैसी है ना, फिर आपका जो है कि स्टैंडिंग स्किल कैसी है ना, ये सारी चीज़ें जो है कि कैसी हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे चेक किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है, ठीक है। और उसको डेवलप, ब्लैक बोर्ड स्किल देखी जाती है। ब्लैक बोर्ड देखिए, ब्लैक बोर्ड भी अपनी स्किल, एक अलग स्किल है, लिखने की स्किल। उस ब्लैक बोर्ड में ही तो आ जाए, ब्लैक बोर्ड पे लिख कैसे रहे हैं, उसे इरेज कैसे कर रहे हैं, ये सारी स्किल्स हैं और इन सब पे फोकस किया जाता है। सारी स्ट्रेटजी पे, सारी विधियों पे फोकस किया जाता है ना। और फोकस करके जो है कि उस पे 1 by 1, जैसे मान लीजिए जब ये माइक्रो टीचिंग होती है तो सारी स्किल वाइज जो है कि पूरी टीचिंग क्लास को डिवाइड कर दिया जाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो माइक्रो टीचिंग में 6 स्टेजेज होते हैं, 6 स्टेजेज। पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद टीचिंग करते हैं। टीचिंग करने के बाद फीडबैक आता है।
फीडबैक आएगा आएगा तो फिर बताया जाएगा कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है कि नहीं है, ब्लैक बोर्ड स्किल आपकी अच्छी है कि नहीं है, आपकी स्टैंडिंग स्किल अच्छी है कि नहीं है, आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो अच्छी है कि नहीं है, उसमें क्लियरनेस है कि नहीं है, लाउड बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, खड़ा होने का तरीका आपका कैसा है, आप जो व्हाइट बोर्ड पे या जो भी डिजिटल बोर्ड है या फिर ब्लैक बोर्ड है उस पर जो लिख रहे हो वो सही है कि नहीं है, जो इरेज कर रहे हो वो पूरा है। अभी बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वाइट ब्लैक बोर्ड है चाहे व्हाइट बोर्ड है जो भी, ऐसे 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 करके क्या करते हैं, ऐसे ऐसे इरेज करते हैं, ऐसे ऐसे इरेज करते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये रॉन्ग है। प्रॉपर इरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ मून शेप में लेके आते हैं, ऐसे प्रॉपर ये हाफ मून शेप में ये ऐसे इरेज करते हैं। यहाँ पे तो सॉरी ये जो है कि एक्चुअली लिखा जा रहा है थोड़ा सा, है ना, तो लिखा जा रहा है तो इसको हटा देते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, ऐसे प्रॉपर यहाँ पे लगाए हाथ और हाफ मून शेप में ऐसे जो है कि प्रॉपर, सॉरी माफ कीजिएगा, है ना, इसको प्रॉपर क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और रखने के बाद इसको क्या करते हैं, ऐसे मिटाते हैं इस चीज को इस तरीके से, ठीक है। ये मिटाने वाला काम होता है हाफ मून, जिसे हाफ मून शेप में, इसको सामान्य तौर पे मैं आपको बता दूं हाफ मून शेप इसको बोला जाता है। क्या हो गया, छोड़ो, वो बताने के चक्कर में गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, है ना, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो हाफ मून शेप में इस तरीके से पूरा जो है कि ऐसे, जब देखो हमेशा जब खड़े होते हैं ना व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे, तो हमेशा जो है कि 45 डिग्री के एंगल पे जो है कि क्या होता है, कभी भी पीठ जो है कि आपके ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड या डिजिटल बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है तो फेस इस जो है कि इसके साइड हो और बैक साइड आपको पीछे, तो बच्चा पीछे कोई अगर काम कर रहा है ना, कोई हरकतें कर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। तो हमेशा क्या करते हैं 45 डिग्री एंगल पे जो है कि क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े होते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ से चाहें तो यहाँ पे लिखते हुए ऐसे तिरछी नजर से देख भी सकते हैं पीछे कि कौन सा बच्चा बदमाशी कर रहा है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं हैं, ये हम देख सकते हैं, है ना। मिटाने की बात करें तो इस तरीके से पूरा इसको पूरा हाथ को क्या करते हैं, राउंड करते हैं। ब्लैक बोर्ड स्किल में एक चीज और आती है, ब्लैक बोर्ड स्किल में एक चीज और आती है कि हम ब्लैक बोर्ड में कहाँ से लिखना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए इतना बोर्ड है तो हमें यहाँ पे खड़ा होने के लिए चाहिए इतना, अब इससे जो है कि इधर चीज़ें हमें क्या कर सकते, लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि हम इतने में क्या करें, लिखें, उतने में डायग्राम बना दें, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लैक बोर्ड स्किल में डिवाइड करके ब्लैक बोर्ड को यूज करना, ये भी एक क्या होता है, स्किल होती है। तो ये सारी चीजें एक एक स्किल पे माइक्रो टीचिंग में वर्क किया जाता है, और उस एक एक इस जैसे मूवी में क्या होता है, मूवी में एक एक शॉट में जो भी रस होता है ना, हिंदी में रस होता है ना, उन रस पे फोकस करके एक एक शॉट को अच्छे से शूट करके कंपाइल करके मूवी चलाई जाती है, जो बहुत ज्यादा आनंददायक होती है, या उसका इफेक्ट जो है कि क्या होता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। वैसे ही माइक्रो टीचिंग में एक एक स्किल पे फोकस करके उसे प्रॉपर परफेक्ट करने की कोशिश की जाती है, और परफेक्ट करके आपकी टीचिंग को अच्छी करने की कोशिश की जाती है। उसी प्रॉपर प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है, ये वास्तविक जो अध्यापन है ना, इसमें एक समय में एक ही कौशल, देखिए एक ही स्किल पे फोकस किया जाता है। टीचर पहले ही बता देगा कि हम आज आपके बॉडी लैंग्वेज पे काम करेंगे, कि आप जो है कि क्लास में कैसे खड़े हो रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, आपका फेस कैसे होना चाहिए, आपका बैक साइड कैसे होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आज हम ब्लैक बोर्ड स्किल पे बात करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम राइटिंग स्किल पे बात करेंगे, आज हम स्पीकिंग स्किल पे बात करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है कि चीज़ों को प्लान किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग एक एक स्किल को लेकर के माइक्रो टीचिंग की जाती है, ताकि बच्चे, हर एक बच्चे में उसको प्रॉपर डेवलप किया जा सके, ठीक है। ये बातें हो गई। अच्छा हाँ, इसमें एक समय में एक ही कौशल पे हो गया। अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है। नियंत्रण रखा जाता है मतलब कि उसको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, उसको कंट्रोल में चलाया जाता है, ठीक है।
पृष्ठपोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। अब माइक्रो टीचिंग की देखें तो जैसे मैंने बताया इसमें प्रॉपर जो है कि 6 स्टेजेज होती हैं, 6 स्टेजेज होती हैं। इस स्टेज में देखेंगे तो सबसे जो मुख्य देखा, ये माइक्रो टीचिंग कितने घंटे का होता है, तो 36 मिनट का होता है। माइक्रो टीचिंग कितने का होता है, 36 मिनट का होता है, 36 मिनट का होता है, 36 मिनट प्रॉपर। लेकिन माइक्रो टीचिंग में टीचिंग कितने मिनट का होता है, तो सिर्फ 6 मिनट ये, 6 मिनट ये, 12 मिनट का, 12 मिनट का टोटल टीचिंग होता है। बाकी 12 मिनट आप प्लानिंग करते हो, बाकी 12 मिनट आपका फीडबैक मिलता है। तो सबसे इसमें जो बड़ा सेक्शन है वो फीडबैक का है। फीडबैक में सबसे ज्यादा जो है, सॉरी फीडबैक नहीं, सॉरी रीप्लानिंग, रीप्लानिंग में सबसे ज्यादा टाइमिंग दी जाता है। किस में दिया जाता है, रीप्लानिंग में सबसे ज्यादा टाइमिंग दी जाती है। जैसे टीचिंग किए 6 मिनट में आपको टीचिंग कराई जाएगी, आपका सारा चीज देख लिया जाएगा, एक एक चीज चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर सामने आपके प्रोफेसर भी बैठे होंगे, टीचर भी बैठे होंगे, साथ ही साथ जो आपके क्लासमेट है वो भी बैठेंगे, सबको ही अपना फीडबैक देता है। माइक्रो टीचिंग में सारे लोग क्या होंगे, अपने फीडबैक देंगे। माइक्रो टीचिंग में ऐसा नहीं होता है कि आप जो है कि क्या बोलते हैं कि बच्चों के सामने पढ़ाते हो, नहीं, बच्चे जो आपके ट्रेनिंग देने वाले टीचर हैं वही वहां पे बच्चे होते हैं, जो आपके क्लासमेट हैं वही आपके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है माइक्रो टीचिंग में। प्रोफेसर साहब ही, एचओडी साहब ही सामने बैठ गए, अब अंदर से आवाज ही नहीं आ रही है, अब मतलब क्या पढ़ाएं, कैसे बोले टॉपिक को, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाए, हेजिटेशन आने लगता है। अब मेरे क्लासमेट ही तो है, सब मेरे बारे में जानते हैं, अब इनसे क्या पढ़ाएं, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, चीजें होती हैं। तो 6 मिनट की टीचिंग होती है, 6 मिनट उस पर फीडबैक लिया जाता है, और फिर 12 मिनट आपको दिया जाता है कि आप अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, आप अपनी कमियों को जान करके फिर से जो है कि 12 मिनट में अपने जो है कि टीचिंग को प्लान कर लीजिए, फिर आपसे टीचिंग कराया जाएगा। तो जब आप रीप्लान कर लेते हैं तो फिर से आपको 6 मिनट की क्लास लेनी पड़ती है, फिर से आपसे 6 मिनट दिया जाता है कि आप फिर से क्या करो, टीचिंग करो, और फिर से टीचिंग कराया जाता है, फिर से फीडबैक लिया जाता है कि क्या जो हमने कमियां आपकी पहली टीचिंग में पकड़ी थी वो सही हो गई कि नहीं हो गई। अब अच्छा, अगर नहीं हुई तो उसका उपाय भी आपको बताया जाता है कि आपको, जैसे आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है, स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आपसे कहा जाएगा कि ऐसा काम करो, आप खुद ही अपनी बोलने की जो स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, आप खुद ही उसे मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुनो, चीजों को देखो, क्या कमी है खुद से जानो। अगर हमारा फीडबैक आपके काम नहीं आ रहा है तो आप खुद से जानो, बॉडी लैंग्वेज आप खुद से देखो। अच्छा, एक चीज और है, सामान्य तौर पर टीचिंग में एक चीज देखा जाता है ना, टीचिंग में एक चीज, बॉडी लैंग्वेज में एक चीज और देखी जाती है कि कोई टीचर होता है, हमेशा जो है कि ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड है उसके सामने हमेशा जो है कि ऐसे क्या होता है, ऐसे दौड़ता भागता रहता है, हमेशा जो है कि चलता रहता है, इस तरीके से हमेशा चलता रहता है, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। आपको क्या करना, एक जगह स्टे होके किसी भी साइड, या तो उस साइड, अगर आप राइटी हैं तो आप जो है कि राइट साइड में आ जाइए, लेफ्टी हैं तो उस साइड में आ जाइए, और वहां पे रख के प्रॉपर चीजों को क्या कीजिए, चलाइए। तो ये माइक्रो टीचिंग के जो है प्रॉपर मैंने आपको ग्राफ बता दिया। इसके कितने सेक्शन होते हैं, तो प्रॉपर 6 सेक्शन में इसे देखा जाता है ना। पहले क्या किया जाता है, पहले जो है कि 6 स्टेज, सॉरी हाँ ठीक है, वो साइकिल चलती रहती है ना, ठीक है। तो 6 मिनट पहले पढ़ाया जाता है, प्लानिंग पहले क्या किए, योजना बनाए, योजना बनाने के बाद फिर आपने क्या किया, पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर फीडबैक आया, फीडबैक के बाद फिर आपने योजना बनाई, फिर टीचिंग की, फिर फीडबैक आया। 6 जो है कि क्या होता है, ये चीजें चलती रहती है। जैसे यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा रखा है, और डिटेल में समझा रखा है, तो मुझे अब नहीं लगता कि इसको फिर से जो है कि हमें आपको बताने की जरूरत है।
यहां से प्रॉपर मैंने आपको डायग्राम में भी लगा रखा है। प्लानिंग किए, टीचिंग किए, फीडबैक आया, रीप्लानिंग किए, टीचिंग किए, फीडबैक आया। 6 स्टेजेज हो गई, है ना। सबसे लंबा कौन सा है? रीप्लानिंग, 12 मिनट का, बाकी सब 6-6 मिनट का। ठीक है, चलिए। शिक्षण कौशलों से तात्पर्य उन शिक्षक व्यवहार स्वरूपों से होता है जो छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली होता है। चलो, इसको बहुत ज़्यादा, ये कोई पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आगे चलते हैं। एन.एल. गेज के अनुसार, एल.एन. गेज क्या बोलते हैं? शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपनी कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है एवं जो शिक्षण क्रम की उन क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अंतःक्रिया में लगातार उपयोग करता है। देखो, शिक्षण कौशल मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें बहसबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। अध्यापक अपने शिक्षण में अनेक प्रकार से कौशलों का उपयोग करता है। इनमें से कुछ कौशल निम्नलिखित हैं। मैंने कुछ कौशल आपको वहाँ पे बताया, मेन जो होते हैं। यहाँ पे कुछ कौशल अब यहाँ पे देख लें। स्टिमुलस, उद्दीपन किसके लिए जरूरी है? अभिप्रेरणा के लिए जरूरी है। अभिप्रेरणा के लिए क्या है? जरूरी है ना। स्टिमुलस बाहर से टोंट देना, प्रेरणादायक कहानी सुनाना, कोई सच्ची घटना बता देना, कोई हिस्टोरिकल इवेंट को बता देना, किसी महापुरुष की जीवनी बता देना, है ना, किसी क्रांतिकारी विचार को उसके अंदर आत्मसात करा देना, ये उद्दीपन में आ जाएगा आपका, है ना। विन्यास प्रेरणा, स्ट्रक्चरिंग, मोटिवेशन को स्ट्रक्चरिंग थोड़ा सा करना, है ना। प्रॉक्सिमिटी से मतलब है, समीपता से मतलब ये है कि बच्चों के जो आसपास परिवेश है उससे ही रिलेट करके बच्चे को जो है कि बताया जाए। ऐसा नहीं कि हम बच्चे पढ़ा रहे हैं, केरल के बच्चे को एग्जाम्पल ले जम्मू कश्मीर का, पढ़ा रहे हैं गुजरात के बच्चे को एग्जाम्पल ले जो है कि पता चले कि वेस्ट बंगाल के जो है कि चीज़ों का। तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे की जो समीप चीज़ें हैं उसी के बारे में उन्हीं से, यानी कि जो बच्चे का परिवेश है उसी से उसे कनेक्ट करके बताना है, ठीक है। मौन व अशाब्दिक अंतःक्रिया, बच्चा अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे आंखें दिखाइए, थोड़ा सा घूर दीजिए, थोड़ा सा डांट दीजिए, थोड़ा सा बोल दीजिए, इशारे कर दीजिए मारने का। बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, शाबाशी दे दीजिए, उसके बुक पे स्टार बना दीजिए, कॉपी पे उसके जो है कि कॉपी पे जो है कि स्माइली बना दीजिए, वेरी गुड, अच्छा, एक्सलेंट, कुछ जो है कि मोटिवेशनल चीज़ें बोल दीजिए। यही चीज़ पुनर्वलन में भी आ जाती हैं। यही चीज़ क्या होती है? पुनर्वलन में आ जाती है। प्रश्न पूछना, बच्चे को जो है कि क्या करना, एंगेज करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, या बच्चा कितना सीखा है इसके लिए प्रश्न पूछा जाता है। खोजपूर्ण प्रश्न, यानी बच्चे, वही बता रहे थे ना कि बच्चे के समक्ष कुछ समस्या रखिए, उसमें कुछ ऐसे प्रश्नों को पूछ दीजिए कि वो उसके अंदर खुद ही क्यूरियोसिटी आ जाए, बच्चा खुद से अंदर से इंटरनली मोटिवेटेड हो जाए चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए। ये चीज़ एक आ जाती है। विकेंद्रित प्रश्न जो है कि ये भी स्किल है। आगे, छात्र व्यवहार का ज्ञान होना। छात्र व्यवहार की यानी कि बच्चा किस कंडीशन में कैसा बिहेव करता है, यानी कि मनोविज्ञान का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। दृष्टांत वेदना, है ना, यानी कि एग्जाम्पल देना, व्याख्यान, लेक्चर देना, उच्च स्तरीय प्रश्न करना। अब बच्चे, हर एक क्लास में 2-4 बच्चे बहुत ज़्यादा हाई IQ का होते हैं, यानी कि कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। तो बच्चे जब कुशाग्र बुद्धि के होते हैं तो उनसे कुछ इसी तरह का प्रश्न जो है कि करना जो है कि बहुत उच्च स्तरीय, माने अच्छा खासा प्रश्न करना जरूरी होता है। नियोजित पुनरावृत्ति एवं संप्रेषण, ये सारी स्किल्स हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमको देखना है वो देखना है शिक्षण विधियां एवं शिक्षण व्यूह रचना। देखो, शिक्षण विधियां अलग होती हैं, है ना। यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, देखिए, शिक्षण व्यूह रचना शिक्षण विधियों से भिन्न होती हैं। शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ शिक्षण की रणनीति का निर्माण एवं उसका प्रयोग करना, जबकि शिक्षण विधियों का अर्थ होता है शिक्षण का तरीका। तो दोनों चीजें क्या होती हैं, देखिए,
टीचिंग की जो विधियां हैं, मेथड्स हैं, वो अलग हैं, और टीचिंग की स्ट्रेटजी क्या है, अलग है। दोनों अलग अलग सेपरेट चीजें, दोनों को मिक्स मत कीजिए, ठीक है। इसी को कहते हैं शिक्षण विधिया व शिक्षण व्यूह रचना, ठीक है। स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग करना। अब इसके बारे में प्रॉपर जो है कि थोड़ा सा हमें डिटेल से देखना पड़ेगा। तो डिटेल से देखना पड़ेगा, तो अभी इस टॉपिक को छेड़ते नहीं है, क्योंकि अभी छेड़ देंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है कि नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा प्रॉपर, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इसे अच्छे से समझना पड़ता है, तो इसे नेक्स्ट टॉपिक में देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।